जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लगभग 40 क्वेश्चन साथियों, एकदम टॉप लेवल के, अति महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी के। तो आपको साथियों इस क्लास को देखना चाहिए। उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान के हम लोग यहां पर लगभग ऐसे ही 40-45 प्रश्न देखेंगे। तो पूरे लगभग साथियों 90 प्रश्नों के माध्यम से सबसे टॉप लेवल के पूरी हिंदी को खत्म करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों देख लेंगे सामान्य ज्ञान के। तो क्लास में अगर आपने साथियों एंट्री कर दी है तो अपने सिलेक्शन के लिए इस क्लास का हर एक क्वेश्चन और उसका जवाब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, बताइए। देखिए, अल्प विराम आपने सुना होगा, ऐसे बनता है। निर्देशक चिन्ह की अगर बात करें तो ऐसे बनता है। पूर्ण विराम की अगर बात करें तो ऐसे बनता है। लेकिन अवतरण चिन्ह ना आपने कभी देखा होगा किसी किताब में और ना आप देखेंगे। तो इसमें से कौन सा साथियों विराम चिन्ह नहीं है? ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। देखिए, अगर इस अल्प विराम की बात करते ना तो ये अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होता है और ये विराम चिन्ह जो लिया गया वो अंग्रेजी भाषा से ही लिया गया है। उसके अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आप लोग देखते होंगे, ये भी अंग्रेजी से लिया गया है। और अर्ध विराम चिन्ह की अगर बात करें ये भी अंग्रेजी से लिया गया। यहां पर साथियों एक तरीके से खड़ी पाई आना चाहिए था। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, ये चिन्ह आपने नहीं देखा होगा अंग्रेजी भाषा में। तो जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया हिंदी में वो ऑप्शन नंबर डी वाला है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपके साथियों एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 वाक्य आपको दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि अशुद्ध भाग इसमें से कौन सा, यानी कि अशुद्ध भाग बताइए कौन सा। इस टाइप से मतलब 4 वाक्य होंगे और एक तरीके से वो एक ही पूरा वाक्य होगा। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लूटने लगे, क्या त्रुटि है? देखिए, वक्ष यहां पर नहीं आना चाहिए था, वक्ष यहां पर नहीं आना चाहिए था। तो किस भाग में त्रुटि है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाले में त्रुटि है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। फिर से देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। तुम कक्षा में आते हो, साथ क्यों नहीं लाते तो तुम्हारी पुस्तक। देखिए, ये होगा तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, यानी कि इस तुम्हारी की जगह पर तुम्हारी पुस्तक नहीं आना चाहिए, यहां पर साथियों अपनी पुस्तक आना चाहिए। कौन सी अपनी पुस्तक आना चाहिए? तो मैं कहूंगा अशुद्ध भाग साथियों कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला है। तो जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, समुद्र मंथन करना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है साथियों, बताइए। घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना है साथियों, या मैं कह सकता हूं दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या उद्देश्य को प्राप्त करना। देखिए, बहुत ज्यादा जब कोई हार्ड वर्किंग करता है ना, हार्ड वर्क करता है, तो उसको कहा जाता है कि भाई तुम तो समुद्र मंथन कर रहे हो, यानी कि कठोर परिश्रम करने को ही कहा जाता है समुद्र मंथन करना। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, विरोध करने के लिए साथियों एक मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि विरोध करने का मतलब क्या होता है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या सिर चढ़ाना। तो मैं कहूंगा साथियों सिर उठाना, यानी कि मान लीजिए आपसे कोई नीचे है और आपके सामने सिर उठा रहा है तो मैं कहूंगा यानी कि वो आपके अगेंस्ट में है, वो आपका विरोध कर रहा है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें, नाश कर देना, यानी कि बर्बाद कर देना, नाश कर देना, पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना या पानी पानी होना। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, मैं कहूंगा पानी, एक तरीके से, ठीक है ना, पानी फेर देना, यानी कि पूरा काम बर्बाद कर देना है। तुमने क्या किया? पूरा काम नाश कर दिया, पूरे पे काम पे पानी फेर दिया। तो जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? ये आपके एग्जाम में डिक्टो लाइन दे दी जाती है और पूछा जाता है कौन सा अलंकार है। तो इसमें साथियों कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर। साथियों देखिए, यहां पर अगर बात करें, अगर आप चाहते हैं साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को 100% पास करना, तो मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं। इस पीडीएफ में आपको साथियों क्या क्या मिलेगा? देखिए, 2024 में यानी कि 17 फरवरी 2024, 18 फरवरी 2024, कुल मिला के जो 4 शिफ्ट हुई थी ना साथियों, 4 शिफ्ट, तो 4 शिफ्ट का आपको सोल्यूशन साथियों मिल जाएगा। मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीके जीएस यूपी जीके होगी, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, सब
कुछ होगी उसका सोल्यूशन। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों 2006 से लेकर कुल मिला के 2024 तक जितनी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की शिफ्ट हुई है सभी का सॉल्यूशन साथियों आपको दिया जा रहा है। कितने, एक पीडीएफ होगी साथियों, आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी मात्र 25 रुपए में। कितने रुपए में? मात्र 25 रुपए में। आपको साथियों ऑनलाइन गूगल पे या फोन पे पर पेमेंट करना है। आपको एक लिंक दिया जा रहा है, देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा पीडीएफ लेने के लिए, लिंक उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप टीम पर साथियों पहुंच जाएंगे। वहां से आप पेमेंट करके, बारकोड आपको दिया जाएगा, ठीक है, वहां से पेमेंट करके साथियों इस पीडीएफ को तुरंत आपके पास भेज दिया जाएगा। तो मेरा मानना है कि लगभग 65 से 70% क्वेश्चन इन्हीं पीडीएफ में से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन के आंसर की कि जुगुत्सा कौन से रस का स्थायी भाव है साथियों, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें विभत्स रस का स्थायी भाव है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। छंद की रचना किसके द्वारा होती है बताइए। तो छंद की रचना साथियों स्वर के समायोजन से होती है। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएगा और मैं कहता हूं सैकड़ों लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर आपका साथियों क्या हो सकता है कि भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। तो भ्रमर गीत के रचयिता साथियों सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्राण प्रिय, बहुत आपसे पूछा जाएगा कि प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द क्या होगा साथियों, बताइए। तो प्राण प्रिया को साथियों अर्धांगिनी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अर्धांगिनी कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार साथियों कौन है? एक पंक्ति आपको दे दी जाएगी, पंक्ति आपको दे दी जाएगी, पूछा जाएगा इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार साथियों सुमित्रा नंदन पंत हैं। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। मारुत पर्यायवाची है साथियों, बताइए। देखिए आपने मारुति देखी होगी, मारुति क्या करती है? मारुति बहुत तेज चलती है, यानी कि मारुति हवा के समान चलती हम कह सकते हैं। तो मारुति को यानी कि मारुत को साथियों हवा ही तो कहा जाता है। तो इसमें हवा का कौन सा पर्यायवाची है? यानी कि वायु है। अरे भाई जब मारुत को हवा कह सकते हैं तो मारुत को वायु भी तो कह सकते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है, तो निराला जी हैं, यानी कि सुहाग के नूपुर के रचयिता निराला हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि ए ओ इनमें कौन सा स्वर है साथियों, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कौन सा स्वर है, बताइए। चलिए तो संयुक्त स्वर है, ये आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान क्या है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों ये ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो नहीं सॉरी मात्रा, ये तो पहले ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मात्राओं कितने प्रकार के होते हैं साथियों, बताइए। मात्रा की अगर बात करते हैं ना साथियों, मात्राएं कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। आपका राइट आंसर साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी बताई गई। तो कभी भी साथियों आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे साथियों? आप लोग बताएंगे कि 33 होती है व्यंजन वर्णों की संख्या। राइट आंसर जिनका भी यहां पर साथियों डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें कि का वर्ग का उच्चारण स्थान साथियों क्या है, बताइए। चलिए देखिए का वर्ग किसके अंतर्गत आता है? का वर्ग कह लो जो आता है ना साथियों कंठ के अंतर्गत आता है, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पांव वर्ग का उच्चारण स्थान साथियों क्या है। तो पांव वर्ग की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यानी कि पा हो, पा फा बा भा मा, ये सारे के सारे साथियों पांव वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर ए था वाकई में तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों टा वर्ग का उच्चारण स्थान साथियों क्या है, बताइए। देखिए टा वर्ग की अगर बात करते हैं तो टा ठा ये सब कुल मिला के मूर्धा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। यानी कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए जब अगर हम बोलते हैं साथियों चा या हम बोलते हैं साथियों छा, चा छा जा या झा या साथियों उआ,
तो हम अपने तालू का इस्तेमाल करते हैं। किसका साथियों? जो जीभ के ऊपर आपका तालू होता है ना, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि जो हम इसका उच्चारण करते हैं ये कहां से करते हैं? ये अपने तालू से करते हैं। तो चा वर्ग आपका तालू के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एक तो साथियों आपका या होता है, उसके अलावा रा होता है, फिर उसके अलावा ला होता है और साथियों वाह होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं निसंकोच कि 4 प्रकार के होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है साथियों बताइए? तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? कृपा नहीं, जाति नहीं, नमक नहीं साथियों, कुलीन। यानी कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? तो मैं कहूंगा कुलीन शब्द आपका संज्ञा से बना हुआ है, इसलिए सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? फिर से साथियों अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द संज्ञा से, ठीक है ना, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें ये तो है, उसके अलावा वार्षिक भी है, अपमानित भी है, लेकिन अपमान नहीं है। नहीं है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है साथियों बताइए? तो कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? अगर बात करते हैं 13 शब्द की तो ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है बताइए? तो क्रिया से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है साथियों बताइए? चलिए समझना नहीं है, अब नहीं है। देखिए ये विशेषण थोड़ी ना है, क्रिया से बना है लेकिन विशेषण नहीं है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है साथियों बताइए? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है बताइए साथियों? चलिए देखिए ये कोई पुल्लिंग थोड़ी ना, ये भी नहीं है। काली की अगर बात करते हैं, काला पुल्लिंग होता है, काला से बना है साथियों ये काली शब्द, और ये कैसा शब्द है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों घुमा के अब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इन सभी सवालों को देखना है। और ये डेली क्लास आपकी होती है, डेली रात लगभग 8 से 9 बजे के आसपास आपकी ये क्लास होती है साथियों, ठीक है ना। तो एग्जाम फतेह चैनल पर अगर आप लोग नए हैं साथियों तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और देखिए साथियों कितनी दमदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत मैं आपके लिए साथियों कर रहा हूं। तो इन 90 टॉप लेवल क्वेश्चंस को साथियों आप लोग आज के इस वीडियो में देख कर जाएंगे, यानी कि पूरा घमासान साथियों मचा देंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि इन 90 क्वेश्चंस में से मैं कह सकता हूं साथियों लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना साथियों तय है। चलिए गुणवाचक विशेषण की अगर बात करें, कौन सा साथियों गुणवाचक विशेषण है बताइए? चलिए देखिए हाथी की ये विशेषता बता रही है, यानी कि विशेषण तो है लेकिन ये हाथी का कोई गुण थोड़ी ना बता रहा है। ये भी साथियों कोई गुण थोड़ी ना बता रहा है, लेकिन फूल का गुण बता रहा है साथियों लाल रंग, यानी कि फूल कैसा है? लाल रंग है। तो ये आपका एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं कहूंगा साथियों 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए दांत का उच्चारण स्थान साथियों क्या है बताइए? तो दांत का उच्चारण स्थान साथियों नाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाक हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं साथियों बताइए? देखिए कभी भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में साथियों 52 वर्ण होते हैं। ये आपको लगाना है अपने आंसर के रूप में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न साथियों वा का उच्चारण स्थान साथियों क्या है बताइए? तो वा का स्थान मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंतोष्ठ है? तो मैं कहूंगा साथियों वा का उच्चारण स्थान जो है ना साथियों वो दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कंठ ध्वनि कौन सी है साथियों बताइए? तो इसमें से कंठ ध्वनि की अगर बात करते हैं, गा और घा की अगर बात करें तो ये कंठ ध्वनियां हुए, क्योंकि साथियों का की अगर बात करें ये भी कंठ ध्वनि के अंतर्गत आएगी, गा खा भी आएगी, गा भी आएगी, ठीक है ना, घा भी आएगी, ये सब यानी कि उसके अलावा साथियों छोटा आ, उसके अलावा साथियों बड़ा आ, ये सब के सब साथियों किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ ध्वनियों के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद साथियों क्या है बताइए? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों महेंद्र का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? महाधन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? महाधन इंद्र हो जाएगा, और सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है बताइए? तो ता की अगर देखिए अगर बात करते हैं साथियों ता,
ठीक है ना, था, ता, था, ना। तो ये सारे के सारे साथियों दंत ध्वनि के अंतर्गत ही आते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं सा, रा, ला, तो ये तीनों वर्ण की अगर बात करें, तीनों व्यंजन भी साथियों आपके दंत वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए का वर्ण किसके योग से बना है बताइए। एक बात मैं आपको साथियों बतला दे रहा हूं, अगर मैं साथियों यहां पर कोई भी शब्द लिखूं, अगर मैं लिखूं साथियों यहां पर का, तो कहीं ना कहीं इसमें छोटे आ की मात्रा लगी है। अब अगर मान लीजिए मैं साथियों यहां पर क्या लिखूं, एक सेकेंड, चलिए, हाँ, हेलो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हेलो, हाँ भाई, ऐसे ही यार वो किसी और कर रहा है, वो असल में ये दिक्कत आ रही थी कि नेट बहुत स्लो चल रहे, इसलिए क्लास बन ही नहीं पाई यार। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए यहां पर साथियों अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए साथियों अगर हमने लिखा यहां पर का में बड़ा आ की मात्रा, तो यहां पर क्या है, यहां पर बड़ा आ की मात्रा है और यहां पर छोटा आ की मात्रा है। हम कुछ भी लिखे, हम गा लिखे, हम घा लिखे, हम माँ लिखे, इन सब में साथियों छोटे आ की मात्रा लगी हुई, लेकिन वो दिखती नहीं है। अगर हम मान लीजिए साथियों कि हम का में से छोटे आ की मात्रा हटाएं, तो का आपको साथियों कुछ इस प्रकार का दिखेगा, का और हलंत, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर यहां पर छोटा आ लगा दे तो मैं कह सकता हूं कि इसकी यानी कि ये और ये एक ही चीज है। उसके बाद अगर बात करें घा में, अगर हम घा में अगर साथियों का छोटा आ की मात्रा हटाएं तो घा और हलंत लग जाएगा और यहां पर साथियों छोटा आ जाएगा, तो अब ये पूरा घा हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि का वर्ण किसके योग से बना है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि का, हलंत और छोटा आ के सहयोग से बना है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका साथियों क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें शाह कौन सा व्यंजन है साथियों बताइए। तो शाह की अगर बात करते हैं यहां पर हम लोग, देखिए ये ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है ये साथियों, ऊष्म व्यंजन है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है साथियों बताइए। चलिए देखिए आगामी ऐसे ही लिखा जाता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर उज्जवल की, तो ऊ, ठीक है, दो बार जाएगा, दोनों बार आधा आधा जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अध्ययन की अगर बात करते हैं साथियों तो अध्ययन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अधीन बिल्कुल सही, यानी कि दो में साथियों मुझे यहाँ पर मिस्टेक लग रही है, तो यहाँ पर जो चीज थी वो मैंने आपको साथियों बतला दी। उसके बाद देखिए इनमें से किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धियां हैं बताइए। तो समाज संबंधी अशुद्धियां किसमें है, इकलौता में नहीं, निर्दोष में, आत्म पुरुष में नहीं, एक तारा में है, ठीक है ना। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की साथियों राजधानी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, बेंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था बताइए। ये सभी साथियों एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि इन सभी अगर ये समझ लीजिए जीके के लगभग वही 40-45 क्वेश्चन होंगे और इन सभी क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो कुछ नहीं 3 से 4 प्रश्न तो आपको साथियों यहां तैयार हो जाएंगे, रियल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर साथियों स्थापित किया गया है, तो कहां पर स्थापित किया गया है साथियों बताने की कोशिश कीजिए। तो जमशेदपुर में साथियों स्थापित किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो अगर बात करते हैं भारतीय क्षेत्र की, तो 16 विभागों में साथियों एक तरीके से 16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है भारत के रेलवे को, यानी कि भारतीय रेलवे को। उसके बाद देखिए भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं बताइए। तो भारत में भाई कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है,
12 है। कितनी है साथियों? 12 है। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का 40% सड़क परिवहन साथियों होता है राजकीय राजमार्ग से, नहीं राष्ट्रीय राजमार्ग से। बिल्कुल सही, यानी कि भारत का 40% सड़क परिवहन जो होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? वो तो साथियों 1872 में हुई थी। जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1872 में हुई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? बताइए। तो भारत का कौन सा स्थान है साथियों? भारत का दूसरा स्थान है। या आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा की अगर बात करें ये साथियों भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में सबसे कम लिंग अनुपात, यहां पर साथियों क्या हो जाएगा? यहां पर एक तरीके से कम हो जाएगा, यानी कि कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे हरियाणा है। यानी कि हरियाणा की साथियों जब हम यहां पर बात करते हैं तो हरियाणा की अगर बात करें सबसे कम लिंग अनुपात कहां पर है साथियों? हरियाणा में ही है। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो एक ऐसा राज्य साथियों केरल है जहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। केरल आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश की जब हम साथियों बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है साथियों। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करते हैं तो गोंड जनजाति साथियों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो देखिए भारत की अगर बात करें सबसे यानी कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है साथियों? बताइए। तो भारत की सबसे ज्यादा प्राचीन लिपि कौन सी है साथियों? यहां पर खरोष्टी नहीं होगा बल्कि ब्राह्मी आपका सही जवाब होगा। यानी कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है साथियों? ब्राह्मी है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों? सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत साथियों कब की गई थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 1960 में भारत में एसटीडी सेवा की साथियों शुरुआत की गई थी। आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों यहां पर कि अगर बात करें कि भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? बताइए। तो भारत जो है ना ये एशिया के किस भाग का हिस्सा है साथियों? मैं कहूंगा दक्षिणी भाग का हिस्सा है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है साथियों, यहां पर देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए भारत का प्रथम नगरीकृत क्या साथियों? भारत का प्रथम नगरीकृत मुख्य बंदरगाह साथियों कौन सा है? तो कौन सा है अगर बात करते हैं साथियों कौन सा है? देखिए और बताइए। सही जवाब के इंदौर है। तो बिल्कुल साथियों भारत का प्रथम नगरीकृत मुख्य बंदरगाह साथियों एग्मोर है। चलिए उसके बाद देखिए भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो यहां पर अगर बात करें विशाखापट्टनम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं साथियों? बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। यानी कि भारत में 4 जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं। उसके बाद देखिए विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें भारत अभी भी साथियों दूसरे नंबर पर है सड़क प्रणालियों के मामले में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो कितना योगदान है? मैं कहूंगा 80% योगदान है। कितना परसेंट योगदान है साथियों? 80% योगदान है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग साथियों यानी कि नेशनल हाईवे साथियों कौन सा? नेशनल हाईवे की अगर बात करते हैं साथियों तो नेशनल हाईवे 7 ही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है साथियों? जामनगर में स्थित है। या आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पवन ऊर्जा के उत्पादन में
भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 5वां स्थान है, यानी कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल साथियों है, बताइए। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है साथियों वो पश्चिम बंगाल में है। क्या आपका राइट आंसर होगा? आंसर आपका जो जाएगा वो पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है साथियों, बतलाइए। तो यह कहां पर है साथियों? क्या पश्चिम बंगाल में है? बिल्कुल साथियों पश्चिम बंगाल में है, यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा? देखिए भारत के जो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है साथियों वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो साथियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो मैं कहूंगा जलोढ़ मिट्टी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वो प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो ये साथियों पहला, आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसी को स्थापित किया गया था नेशनल पार्क के रूप में। भारतीय गेंडे कहां पर पाए जाते हैं साथियों, बताइए। यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, गिर वन अभ्यारण्य में, कान्हा में या साथियों काजीरंगा में? तो मैं कहूंगा काजीरंगा अभ्यारण्य में ही साथियों भारतीय गेंडे पाए जाते हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है साथियों? गोवा है, या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भारत में किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं साथियों, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें कहां से साथियों सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों सिक्किम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करारा जवाब हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर की अगर बात करते हैं और करारे जवाब की बात करते हैं तो सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल के साथ मिलती है। उसके बाद देखिए जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो भारत में साथियों उस समय तो वर्षा होती है जून से सितंबर। कहने को साथियों जून के अंत से आपकी वर्षा लगभग शुरू हो जाती है, यानी कि जुलाई का मौसम वर्षा का होता है, अगस्त का मौसम वर्षा का होता है। तो ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है साथियों कौन सा, बताइए। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा है साथियों? प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, बताइए। तो माउंट एवरेस्ट की अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, तो माउंट एवरेस्ट चोटी ये भारत में स्थित नहीं है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है साथियों, बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया साथियों माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये भारत में नहीं है, ये कहां पर साथियों स्थित है? ये तो नेपाल में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? ये साथियों नेपाल में स्थित है। उसके बाद देखिए कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है साथियों, बताइए। तो जो पालघाट दर्रा है ना आपका, पालघाट दर्रा, ये साथियों केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो मैं कहूंगा साथियों 30 डिग्री का अंतर है। आंसर आपका बी के साथ। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया था साथियों, बतलाइए। चलिए तो किसने किया था साथियों, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? तो यूनानियों के द्वारा अगर बात करें इस भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दे का आरंभ साथियों यूनानियों ने किया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं साथियों किसने चलाई, बताइए। तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई साथियों? यूनानियों ने ही भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है साथियों, बताइए। तो मेगास्थनीज के अनुसार साथियों भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? 7 भागों में विभक्त है। आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो किसने आरंभ किया साथियों? आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यानी कि कनिष्क के द्वारा ही सिल्क मार्ग आरंभ किया गया। राइट आंसर जिनका भी यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो 10 फरवरी को साथियों राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों? 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए
उसके बाद देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है, तो मैं कहूंगा साथियों 5.5 घंटे का, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश में साथियों सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं साथियों कि कैसी लगी साथियों वीडियो, इस वीडियो को अगर आप साथियों शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और जिस पीडीएफ का साथियों मैंने जिक्र किया था, यानी कि 2006 से लेकर साथियों 2024 तक की अभी तक जितनी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की साथियों आपकी शिफ्ट हो चुकी हैं, उन सभी शिफ्टों में हिंदी के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन साथियों, उसके अलावा मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे यूपी जीके हो, सब कुछ आपको मिलेगा और हूबहू वही क्वेश्चंस मिले हैं। ऐसा नहीं साथियों, पूरे पूरे पेपर और पूरे पूरे उनके सॉल्यूशन साथियों बताए गए हैं। और जैसे कि हिंदी मान लीजिए एक क्वेश्चन है और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस आएंगे साथियों जो उससे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कुल मिला के साथियों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो साथियों इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, एक बार लाइक करेंगे साथियों, एक बार आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है ना। और अगर बात करें साथियों एग्जाम फतेह चैनल को, किस चैनल को साथियों, अगर आपने एग्जाम फतेह चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और एक अपना साथियों और भी चैनल है जिस चैनल का नाम है साथियों टारगेट सिलेक्शन, वो भी अपना ही चैनल है। तो टारगेट सिलेक्शन साथियों सर्च कीजिए और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर साथियों मैं हिंदी को कराता हूं एक ही वीडियो में, हिंदी को कराता हूं, जीके जीएस यूपी जीके को कराता हूं एक ही वीडियो में, उसके अलावा साथियों मैथ को और रीजनिंग को, यानी कि इन पूरे विषय का आपको एक ही वीडियो में साथियों ज्ञान मिल जाता है। वो लगभग साथियों इवनिंग में आपकी साथियों आती है 8 से 9 बजे के बीच। तो कुल मिला के साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।